नमस्कार दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक जनपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव की रहने वाली गीता देवी। गीता देवी के पति राजू सिंह खेती-बाड़ी और उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी था और उसके पति काफ़ी पैसे वाले थे। साथ में गीता देवी के पति का बहुत सारा मार्केट भी होता है और इस तरह से गीता देवी अपने पति की मार्केट के साथ-साथ वो 2 दुकान भी वो चलाया करती थी। खुद का वो उसका एक दुकान था किराना दुकान, जिसे किराना दुकान गीता देवी चलाती थी। दूसरी ओर उसके पति खेती-बाड़ी करते थे, वो किसान थे, उनके पास बीघा के बीघा ज़मीन था और इस तरह से गीता देवी की घर, उनके परिवार सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। गीता देवी की मात्र एक ही उसका पुत्र रहता है, जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच में रहता है। उसका निजी शिक्षा काफ़ी अच्छे स्कूल में वो पढ़ाते हैं। गीता देवी की किसी भी चीज़ में, पैसे में उसका कमी नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर गीता देवी की चाल-चलन और काफ़ी वो होशियार औरत रहती है और उसका चाल-चलन भी ठीक नहीं रहता है। अपने पति के पैसे वो काफ़ी ज़्यादा लुटाती थी और सारा दिन वो मेकअप करती थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत का, प्रकृति का कुछ और ही करिश्मा था। गीता देवी आने वाले सालों में वो अपने घर में एक नई खुशियाँ देखना चाहती थी। लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा दुःख का पहाड़ टूटेगा, गीता देवी ने कभी सपने में भी वो नहीं सोची थी। दरअसल दोस्तों, कुछ समय गुज़र जाने के बाद उसके पति की ज़मीन की कागज़ात ठोस नहीं होने की वजह से ज़मीनी विवाद बढ़ जाता है। ज़मीनी विवाद बढ़ जाने के बाद उसके पति की सारे ज़मीन जो होते हैं नीलामी हो जाते हैं और इस तरह से उसके पति राजू अपने आप को पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उनकी ज़मीन जितना भी बचा हुआ था, किसी ने हड़प लेता है बेईमानी से, जिससे उनकी कागज़ अच्छे खासा ठोस नहीं होने की वजह से। और इस तरह से गीता देवी के पति ज़मीन जाने से वो काफ़ी सदमे में चला जाता है और कुछ समय गुज़र जाने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और इस तरह से उसके पति की देहांत हो जाती है। देहांत हो जाने के बाद गीता देवी के पति के जाने के बाद गीता देवी पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने आप को सोच नहीं पाती कि मेरे ज़िंदगी एक नई खुशी आने वाली थी और इस तरह से खुशियों में बदल जाए। लेकिन दोस्तों, उसके पति की 2 साल बाद गुज़र जाने के बाद गीता देवी भूल चुकी थी कि मेरा कोई पति था और इस तरह से गीता देवी अपनी नई शुरुआत और एक नई ज़िंदगी वो जीना चाहती थी, क्योंकि गीता देवी को अपने पति की याद बिल्कुल भी उसे नहीं आती थी और इस तरह से गीता देवी अपने कमाई के लिए, अपने पैसे के लिए उसे पैसे काफ़ी सताने लगा, क्योंकि गीता देवी अक्सर डेली वो पैसे लुटाया करती थी मेकअप में और काफ़ी वो पैसे की अय्याशी करती थी और इस तरह से उनका पैसा में कमी होने लगता है। और इस बीच गीता देवी के जितने भी पति के मार्केट थे, दुकान थे, उस दुकानों में से कुछ दुकान वो किराए पर लगाते हैं और कुछ दुकान अपने खोल कर बैठ जाती है और इस तरह से गीता देवी का कमाई काफ़ी अच्छा खासा होने लगता है, क्योंकि उसके पति काफ़ी लोग उसे जानते थे और इसी तरह से गीता देवी अपने दुकान में अच्छे से सामान वो ग्राहक को सस्ते में दिया करता था, जिससे उसके ग्राहक उसके दुकान में काफ़ी ज़्यादा आते थे और इस तरह से गीता देवी का फिर से पैसे में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। दूसरी ओर गीता देवी बैठे-बैठे सोच रही थी, मेरे दुकान में काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रहा है, क्यों ना हम इस दुकान में एक नौकर को रख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, वो नौकर को दुकान में रख लेते हैं। उसके बाद उस नौकर उस दुकान में रहते हैं और रहने के बाद गीता देवी उस नौकर को अपनी ज़रूरत की चीज़ को वो पूरा करने के लिए कहते हैं। दरअसल वो नौकर गीता देवी को कहते हैं कि मैडम, जितना आप पगार दे रहे हो उससे मेरा घर नहीं चलेगा और इस तरह से गीता देवी उस नौकर को पगार के बदले गीता देवी उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ को माँगे करता है। लेकिन वो नौकर उस ज़रूरत की चीज़ को पूरा नहीं करता है। दरअसल वो नौकर काफ़ी दिल के अच्छे थे। वो गीता देवी की बातों पर नहीं आना चाहते थे। भले ही गीता देवी कितना भी पैसा बढ़ा दे, लेकिन वो ऐसा घटिया काम हरगिज़ नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर गीता देवी का वो नौकर भी हाथ से चला जाता है और इस तरह से गीता देवी ऐसे कई सारे नौकर को अपनी दुकान पर रखती है। हर नौकर उनके चंगुल में नहीं आने वाला था। इस तरह से गीता देवी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। समय गुज़रता जाता है, गीता देवी कि वो पल, वो लम्हे अपने पति की काफ़ी उसे सता रही थी। तभी इस तरह से गीता देवी अक्सर डेली बाज़ार शाम को सब्जियाँ लाने जाया करती थी और एक दिन गीता देवी बाज़ार जाती है, उसका नज़र एक बैंगन पर पड़ जाता है और बैंगन पर पड़ जाता है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज हम इस बैंगन का भरता बनाएँगे और सब्ज़ी बनाएँगे और अपने ससुर को, अपने बेटे को भी खिलाएँगे। और इस तरह से गीता देवी 1 केजी बैंगन ले लेती है। बैंगन लेकर घर लौट आती है और उस दिन उस बैंगन का वो भरता और सब्जी बनाती है। बनाने के बाद खुद खाती है और अपने ससुर को भी खिलाती है। उनमें से एक बैंगन को वो अपने पास रख लेती है और इस तरह से गीता देवी उस बैंगन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करने वाली थी, जिसे गीता देवी ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दोस्तों, आज की घटना गीता देवी के साथ आखिरकार वो बैंगन से वो क्या करती है? आखिरकार क्या ऐसा घटना घट गया? चलिए आज की वीडियो में हम पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएँ यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दरअसल दोस्तों यह घटना 22 जनवरी 2025 की है और इस तरह से गीता देवी काफ़ी ही अच्छे लड़की थी। गीता देवी के परिवार में उसका एक पिता था, उसकी माँ थी। गीता देवी मात्र एक ही बेटी थी अपने पिता की और दरअसल गीता देवी के जो माता-पिता थे वो काफ़ी गरीब थे, लेकिन वो काफ़ी मेहनती थे और अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं ताकि अपनी बेटी को अपने से अच्छा घर में उसे शादी कर दे। और इस तरह से गीता देवी की जहाँ पर शादी होने वाली थी, वहाँ पर के लोग भी गीता देवी की हैसियत में काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और पैसे वाले थे। और इस तरह से गीता देवी को रिश्ता एक राजू नाम का इंसान के साथ हो जाता है, लड़का के साथ। राजू के घर में उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। उनके पास काफ़ी सारे पैसे, प्रॉपर्टी, दौलत होते हैं और इस तरह से गीता देवी के राजू नाम के एक शख्स से शादी हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद गीता देवी काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी रही थी। वो अपने मायके में भी जितना अय्याशी, जितना ऐश-आराम नहीं जी थी, जितना वो ससुराल में जी रही थी। लेकिन वो इस तरह का ऐशो-आराम का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और उसका अंजाम बहुत ही बड़ा भुगतना उसे पड़ जाता है। दरअसल गीता देवी के पति सारा दिन सुबह उठता था, उठने के बाद वो सबसे पहले किस खेत अपने देखने के लिए चला जाता था और सबसे पहले वो खेत घूमता था। घूमने के बाद वो सुबह-सुबह वॉक भी करने अपने खेतों में चला जाता था। दरअसल उनका खेत अपने घर से लगभग कुछ दूरी पर हुआ करता था, जिससे वो अपने खेत डेली देखने के लिए चला जाता था। और इस तरह से उसके पति काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छे इंसान था। वो एक तरह से फार्मर था और एक तरह से वो सारा दिन अपने खेतों में लगा रहता था, अपनी फसल को देखभाल और तरह-तरह की वो फसलें उगाता था। दूसरी ओर उसके पति का व्यापार उस फसल से भी चल पाता था और इधर गीता देवी का मार्केट अपने पति का बहुत सँभाल रही थी। उसकी ज़िंदगी कुछ अच्छा-खासा चल रहा था, उनकी किसी भी चीज़ की पैसे की कमी नहीं होती है। सब कुछ दोस्तों ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि आगे चलकर गीता देवी की जो ज़िंदगी एक नई खुशियाँ आने वाली थी और इस तरह से अंधेरा में छा जाए, किसी ने दोस्तों गीता देवी ने सपनों में भी नहीं सोची थी। दरअसल दोस्तों कुछ समय गुज़र जाने के बाद गीता देवी के पति की जितने भी ज़मीन जायदाद रहते हैं, उसके पिता के जाने के बाद गीता देवी के पति के कागज़ ठोस वो नहीं बना पाते हैं। वो अपने ज़मीन पर प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस तरह से गीता देवी के पति के जितने भी ज़मीन जायदाद उसके पिता के रहते हैं, परदादा के रहते हैं, कागज़ अच्छे नहीं होने की वजह से पड़ोस के ज़मीन वाले उसके सारे ज़मीन हड़प लेते हैं। जिसे हड़पने के बाद चाहकर भी राजू अपने आप को ज़मीन को नहीं बचा पाते हैं और इस तरह से ज़मीन नहीं बचा पाने से उसकी सारी प्रॉपर्टी चले जाते हैं। बीघा के बीघा जितना ज़मीन रहता है, सब हाथों से चला जाता है और इस तरह से उसकी इतनी हैसियत औकात नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। जिसने भी ज़मीन लिया था वो काफ़ी पैसे वाले थे और रईसी इंसान थे और इस तरह से गीता देवी के पति की ज़मीन जाने के बाद गीता देवी की अकल ठिकाने आ जाती है। अकल ठिकाने आ जाने के बाद कुछ क्षण बाद वो इतनी उसकी चाल-चलन खराब रहती है, फिर भी वो अपने आप को घमंडी औरत थी और वो पैसे की काफ़ी लालची किस्म की औरत थी और इस तरह से पति की ज़मीन जायदाद जाने से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी जो कामें करती थी, वो करती आई, सारा दिन मेकअप करती, पैसों लुटाती और ऐशो-आराम करती और इस तरह से उसके पति की ज़मीन जाने के बाद रामू ना ठीक से खाना खा पाता था और ना ही ठीक से सो पाता था। सारा दिन उसका चेहरे पे, बदन पे, दिलों में बस उस ज़मीन के बारे में वो सोचता रहता और इस तरह से समय गुज़रता जाता है। कुछ समय गुज़र जाने के बाद उसके पति की तबीयत दिन पर दिन काफ़ी बिगड़ने लगती है, जिससे गीता देवी काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन गीता देवी अपने पति को चाहकर भी वो नहीं बचा पाते। दरअसल उसके पति का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद गीता देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मैं जो कर रही हूँ वाक़ई में एक तरह से बहुत ही बड़ा ही गलत है। लगभग कुछ महीने तक गीता देवी अपने पति के सदमे से वो बाहर नहीं आ पाती है और इस तरह से गीता देवी के पति की जितने भी कमाई के पैसे थे, वो दिन पर दिन खत्म होने लगते हैं और इस तरह से समय गुज़रता जाता है। गीता देवी अपने आप को पूरी तरह से टूट जाती है और इधर उसके बेटे की पढ़ाई के खर्चे, उसकी स्कूल की फ़ी भी उसे काफ़ी सताती थी और इस तरह से गीता देवी अपने आप को काफ़ी टूट चुकी थी। तभी वो मन में एक उसे ख़्याल आता है
कि मुझे ऐसे जीने से मुझे ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और इस तरह से गीता देवी अपने पति के जितने भी बचे-कुचे कुछ प्रॉपर्टी थे, कुछ दुकानें थे, मार्केट थे, उन पर वो नज़र डालती है और कुछ दुकान बंद पड़े हुए थे। उस दुकान पर बंद पड़े हुए दुकान पर वो नज़र डालती है। नज़र डालने के बाद गीता देवी बैठे-बैठे सोचती है, क्यों ना हम इस दुकान पे अपने पति की जितने भी प्रॉपर्टी है, इसको क्यों ना हम सँभाल लें, इसको फिर से क्यों ना रीओपन करें। जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी दुकान थी, वो दुकान को फिर से रीओपन करवाती है। करवाने के बाद कुछ दुकान में खुद का अपना श्रृंगार का दुकान और किराना दुकान खोलती है। कुछ दुकान वो किराए पर लोगों को दे देती है, जिससे महीने में उसे अच्छा खासा पैसा आ जाता है। इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे गीता देवी उन पैसों के फिर से वही उसका रवैया शुरू हो जाता है। फिर से वो वही उन पैसों से वो लालची औरत बन जाती है और फिर से वो एक नई दुनिया शुरू कर देती है। फिर से वो मेकअप करती है और इस तरह से पति के जाने के बाद उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साल गुज़र जाता है, 2 साल गुज़र जाने के बाद गीता देवी अपने आप को पति भूल चुकी थी, उसका दुनिया में पति है। और इस तरह से दोस्तों गीता देवी अपनी बिज़नेस, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। तभी वो अपने जो भी दुकान पर वो दुकान चलाती थी, किराने का दुकान, श्रृंगार का दुकान, तो उसमें कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आते थे और इस तरह से गीता देवी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि हम कस्टमर में उलझे रहे, क्योंकि वो मालकिन की तरह दुकान पर बैठी रहती थी और वो उसे ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था कि हम कस्टमर के साथ उसके साथ उलझे रहे। और इस तरह से वो मन ही मन उसका ख़्याल आता है कि हम इस दुकान पर एक नौकर को रख लेते हैं। उस दुकान पर एक प्रेम नाम का नौकर को रख लेती है। उस दुकान पर लगभग सु नौकर 1 महीने तक काम करते हैं। 1 महीने के बाद उस प्रेम का पैसे की बारी आ जाता है। पैसे माँगने की बारी आ जाता है, तब गीता देवी उस नौकर को 5,000 रुपए देते हैं। 5,000 रुपए देते हैं। प्रेम उस पैसे को लेकर काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि प्रेम का दूसरा कोई और रोज़गार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे एक नौकरी भी मिलती है और इस तरह से प्रेम उस पैसे को लेकर घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपने बच्चों के लिए, अपनी हस्बैंड और अपने वाइफ के लिए, अपने आप को खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो घर को सँभालते हैं और घर की उसके फूस का झोपड़ का पट्टी था, उस झोपड़ की पट्टी से अपने घर को काफ़ी अच्छा खासा बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदते हैं। और इस तरह से वो नौकर अपने आप को प्रेम काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहला बार उतना पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर उसकी प्रेम की पत्नी थी, वो काफ़ी तेज़ और तड़ाक औरत थी। वो अपने पति हस्बैंड को कहते हैं कि जी, आप जहाँ पर ड्यूटी करते हैं, वाक़ई में आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। इतने बड़े परिवार होकर भी आप इतने पैसे के लिए जी रहे हैं। आखिरकार आप क्या करते हैं सारा दिन जो आपको इतनी कम पैसे मिलते हैं? और इस तरह से घर कैसे चल सकता है? और इस तरह से दोस्तों प्रेम अपनी पत्नी की उलझी बातों पर आकर वो गीता देवी की दुकान पर अगले दिन जाती है और जाने के बाद वो गीता देवी को कहते हैं कि मैडम अगली बार से मेरे तनख़्वाह को कुछ बढ़ा दें, ताकि हमारी घर की मदद मिल सके। इतने पैसे से हमारी घर नहीं चलने वाली है। और इस तरह से प्रेम गीता देवी को सारा बात कर देते हैं और इस तरह से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। 1 महीना गुज़र जाता है। जैसे ही प्रेम की पैसे की बारी आता है, तो गीता देवी फिर से 5,000 रुपए देती है। 5,000 रुपए देती है, उसके बाद वो प्रेम कहते हैं, देखो मैंने आपको पैसे बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी आपने पैसे नहीं बढ़ाए हैं। और इस तरह से प्रेम को गीता देवी कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तो चुपचाप मुँह बंद करके काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ऐसे बहुत सारे नौकर हैं, जो हमारे पैसे के लिए गिर सकते हैं। और इस तरह से रामू काफ़ी ईमानदार और काफ़ी अच्छा इंसान था और इस तरह से प्रेम भी काफ़ी अच्छा इंसान था, जो उसके दुकान में नौकर काम करता था। लेकिन रामू रुक जाता है, लेकिन प्रेम उस दुकान को छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद कुछ समय गुज़र जाता है। रामू की भी नीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। वो अपने आप को गीता को कहते हैं, मैडम जिस तरह से प्रेम का भी घर नहीं चलता है, उसी तरह से मेरा भी घर नहीं चलता है। मुझे आप पैसे बढ़ाने की कोशिश मेरा भी करें। लेकिन दोस्तों रामू भी काफ़ी ईमानदार और अच्छा इंसान था। वो गीता देवी की उलझी बातों पर तो फँस जाता है, लेकिन गीता देवी की जो ज़रूरत की चीज़ होती है, वो पूरा नहीं कर पाते हैं।
और इस तरह से समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में वो रामू गीता देवी का जैसे ही महीना की बारी आती है, तो आने के बाद गीता देवी उस रामू नौकर को 5,000 रुपए देते हैं। रामू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और कहता है कि मैडम, मेरा घर नहीं चल सकता है और मेरा कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरी पैसा बढ़ा देंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। गीता देवी मन ही मन सोचता है कि अगर हम इसे पैसे नहीं बढ़ाएँगे, तो वाक़ई में ये नौकर भी हाथ से चला जाएगा, जिससे मेरी ज़िम्मेवारी दुकान पर सारा आ जाएगा। और इस तरह से रामू को वो गीता देवी कहते हैं, देखो, वाक़ई में तुझे पैसे बढ़ाने हैं तो तुम्हें मेरी एक बात को मानना होगा, मेरी शर्त को मानना होगा। तभी हम तुम्हारी पैसे को और पगार को बढ़ाएँगे। और इस तरह से रामू पैसे की बात सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। आने वाले समय में रामू जैसे ही महीना की बारी आती है, तो गीता देवी कहते हैं, तुम्हारे पैसे एक ही शर्त पर बढ़ सकती है, तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे। मेरे घर पर एक छोटा-सा काम है, अगर तुम वो काम कर दोगे, हम तुम्हें पैसे अच्छा खासा बढ़ा देंगे। रामू कहता है कि इतनी छोटी-सी बात के लिए आप इतना मतलब उलझा रही हो, मैं करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। और इस तरह से दोस्तों रामू को वो महिला जाल में फँसाती है गीता देवी और रामू जाल में नहीं फँसने वाला रहता है। वाक़ई में वो महिला रामू को घर ले जाती है। जैसे ही रामू गीता देवी के घर में जाते हैं, तो रामू गीता देवी के घर को देखते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह महिला के घर इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा अच्छा है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। क्योंकि दोस्तों गीता देवी के घर काफ़ी अच्छा खासा आलीशान बंगला था, जिसे रामू को पैर रखते हैं, उनको पूरे शरीर की देह नस-नस गुनगुनाने लगता है। जहाँ रामू झोपड़पट्टी में रहता था, दूसरी ओर वो पहली बार इस घर में वो कदम रखता है। रामू चारों तरफ वो नज़ारा देखता रहता है। उसके बाद गीता देवी कहते हैं कि रामू, तुम कहाँ खो गए? अंदर आओ, चलो। और इस तरह से गीता देवी रामू को हॉल के गद्दे पे बैठाती है, कुर्सी पे बैठाती है। बैठाने के बाद कुछ देर बाद गीता देवी किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद रामू के लिए वो चाय बनाती है। चाय बनाकर रामू को पिला देती है और गप्पे-सप्पे लड़ाने के बाद लगभग शाम बीत जाता है, 9 बज जाता है। 9 बज जाने के बाद गीता देवी रामू के लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाती है और रामू को जी भर के खिलाती है, क्योंकि गीता देवी की काफ़ी चीज़ की ज़रूरत रहती है। और इस तरह से जैसे ही रात का 9 बजता है, तो रामू को कमरे बता देती है और गीता देवी उस कमरे में सोने के लिए रामू को कह देते हैं। लगभग रात का 11 बज जाता है। 11 बज जाने के बाद गीता देवी रामू के कमरे में जाती है। जैसे ही रामू के कमरे में गीता देवी जाती है, तो रामू वहाँ पर उसका नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मन में एक ही ख़्याल था कि कल मुझे पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। बस वो पैसे के ख्वाब देखता रहता है, वो अधूरा नींद में सोता है। और इस तरह से जैसे ही रात का 11 बज जाता है, 11 बज जाने के बाद गीता देवी रामू के कमरे में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद उसके बाद गीता देवी रामू के बगल में बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद रामू जग जाता है और कहता है कि मैडम, आप इतनी रात को। गीता देवी कहता है कि वो शर्त को मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। रामू काफ़ी सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात का कौन-सा बड़ी शर्त है। रामू काफ़ी घबरा जाता है और इस तरह से रामू कहता है कि कौन-सा शर्त है? तो गीता देवी कहती है, तुम अपने बदन से जितने भी तुम वस्त्र पहने हो, सब अभी का अभी हटा दो, ताकि मेरी जो ज़रूरत की चीज़ है तुम्हें पूरा करोगे। और इस तरह से रामू सुनता है, तो उनको पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों आगे ऐसी घटना घटता है जिसे वाक़ई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएँ कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं लिखे हैं, तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और इस तरह से समय गुज़रता जाता है। रामू गीता देवी को इस शर्त को वो पूरा नहीं कर पाता है। लगभग रात को काफ़ी उस घर में शोर-शराबा होने लगता है। गीता देवी ने कहा कि तुम्हें अगर ये शर्त नहीं माननी है, तो हम तुम्हें दुकान से हमेशा-हमेशा के लिए निकाल देंगे और तुम्हें पगार भी नहीं बढ़ाएँगे। और इस तरह से रामू काफ़ी ईमानदार और एक गरीब इंसान था।
वो पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाए, रामू ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से रामू गीता देवी को कहते हैं कि मैं पैसे के लिए इतना घटिया काम हरगिज़ नहीं करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और इस तरह से रामू रातों रात गीता देवी के बंगले छोड़कर वो चला जाता है। और इस तरह से गीता देवी ऐसे कई सारे नौकर को दुकान पर रखती है। और कई सारे नौकर गीता देवी के जाल में नहीं आ पाते हैं। और इस तरह से गीता देवी काफ़ी टूट जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। गीता देवी सोचती है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ कैसे पूरा होगा, और इस तरह से गीता देवी बैठे-बैठे वो काफ़ी सोच रही थी। तभी दोस्तों लगभग दोपहर का 12 बजे वो तरकीब सोचती है। और इस तरह से उसके ससुर जो होते हैं, वो बहू को कहते हैं कि बहू आज मेरा बैंगन का भरता खाने का काफ़ी मन है। और इस तरह से वो ससुर के लिए गीता देवी ससुर बाज़ार से जाती है। और बाज़ार जाने के बाद दोस्तों शाम को लगभग बाज़ार में वो घूमती है और बैंगन तलाशती है। तभी उसे बहुत सारे गोल बैंगन, लंबे बैंगन दिखता है, लेकिन गीता देवी को लंबे बैंगन काफ़ी पसंद रहता है। वो बैंगन देखकर उसके मन में गंदे ख़्याल आ जाते हैं। और इस तरह से गीता देवी वो बैंगन खरीद लेती है। खरीद लेने के बाद वो घर लेकर आती है। घर लेकर आती है, आने के बाद वो बैंगन को भरता बनाती है। भरता बनाने के बाद अपने लिए भी खाती है, अपने ससुर को भी खिलाती है। लगभग सभी लोग बैंगन का भरता सब्ज़ी खा लेते हैं, सभी लोग सो जाते हैं। लगभग रात का 12 बज रहा था। गीता देवी कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। आवाज़ सुनकर उनके ससुर की आँखें खुल जाती हैं। आँखें खुल जाने के बाद गीता देवी अंदर से दरवाज़े बंद की हुई थी। वो दर्द के मारे काफ़ी चिल्ला रही थी। दूसरी ओर उनके ससुर कहते हैं कि बहू क्या हुआ? क्या दिक्कत है? क्यों चिल्ला रही हो? गीता देवी दर्द के मारे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी ससुर काफ़ी परेशान हो जाते। वो दरवाज़ा भी नहीं खोल पाते थे और ना ही तोड़ पाते थे। और इस तरह से वो मोहल्ले के लोग को बुलाते हैं और गीता देवी की दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद देखते हैं कि गीता देवी बिस्तर पर लेटकर छटपटा रही थी। इसी बीच गीता देवी ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। इस तरह से गीता देवी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसके बाद गीता देवी की इलाज के दौरान जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सुनकर उनके ससुर के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मेरी बहू ऐसा काम कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों गीता देवी बैंगन के साथ गलत काम कर रही थी, जिससे बैंगन टूट कर फंस जाती है। और इस तरह से डॉक्टर भी पहली बार ऐसी मरीज को देखकर डॉक्टर को भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक औरत को क्या ज़रूरत है, उनका हस्बैंड भी है, उसका पति भी है, लेकिन फिर भी ये कदम उठाए। और इस तरह से गीता देवी के इलाज तो हो जाता है, लेकिन गीता देवी की नीयत, चाल-चलन काफ़ी ख़राब रहती है। और इस तरह से गीता देवी की वो पल, वो लम्हे उसे फिर से याद दिलाती है। फिर से वो बैगन के साथ ये प्रक्रिया करती रहती है। कुछ समय गुज़र जाने के बाद गीता देवी के अंदर काफ़ी बीमारी होने लगती है और वो दर्द के मारे दोस्तों गीता देवी की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसके बाद उसके ससुर गीता देवी को कहते हैं कि अच्छा हुआ ऐसी घटिया औरत जो इस तरह की कारनामा करते हैं। और इस तरह से दोस्तों गीता देवी अपने आप की ज़रूरत के लिए वो इतना घटिया काम की है, जिससे उनको गीता देवी के साथ या सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। क्या गीता देवी को वाक़ई में ऐसा करना चाहिए था या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई भी उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। इस वीडियो से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में।